क्यों गाइज? बोलिए। हाँ सर। डी के लिए जो निकाला था उसका फॉर्मूला याद है? हाँ सर। क्या बताया था? 0.85 इंटू electrons in NHL excluding test electron ठीक plus 1 into remaining electron. ठीक ठीक ठीक। क्या डाउट आया था इसमें आप लोगों को कहीं पर? नहीं सर। ठीक है। तो मैं इंडेक्स की हेडिंग पर आ रहा हूं पहले, फिर उसे रिलेट करता हूं। इंडेक्स की हेडिंग के हिसाब से अभी पहला पॉइंट होगा एटॉमिक रेडियाई, राइट? यस सर। चलिए, बेसिक मीनिंग क्या होता है वैसे एटॉमिक रेडियाई का? Distance between the nucleus and the outermost shell of the atom. इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये तो आपको समझ गया। बट अब बेसिकली हम किस तरीके से चेंजेस लाते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ बेसिक टर्म चेंज होते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना करके बताता हूँ। हम एटम को इस तरीके से कंसीडर करते हैं, और डेफिनेशन जो हमने लिखी है वो ये लिखी है। ठीक है, डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। अब अगर आपसे 2 टाइम्स ऑफ रेडियाई पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 2r. नहीं, क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर बोलते हैं ना? अरे, हाँ कि ना? हाँ सर। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है। केमिस्ट्री में हम इसे डायमीटर नहीं बोलते हैं, इसकी जगह पे हम यूज करते हैं बॉन्ड लेंथ। ये बात याद रखिएगा। तो जब जब हम आपको बॉन्ड लेंथ बोलेंगे तो आप डायमीटर की तरह उसे डील करिएगा, ठीक है? अब ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम नेचर बात करें, नेचर ऑफ एटम, तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो 4 टाइप्स की होती है। इसमें सबसे पहले आपकी आती है कोवेलेंट रेडियाई, जिसे हम CVR लिखते हैं।
देखिए जरा, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप लोग कॉपी करिएगा। It is defined as half of the distance between two successive nuclei of covalently bonded atoms. ये दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स आपको यहाँ पर मैंने दिखाए हैं, ए बी टाइप आप एज्यूम कर लीजिए, ए प्लस और बी माइनस टाइप का है, ठीक है। इसके दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का हाफ आप निकालते हैं तो उसे हम कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम बोलते हैं। इज इट क्लियर बाय द डेफिनेशन? यस सर। करिए कॉपी, फिर मैं आगे लिखता हूँ। सर बोलिए। सर मेजर टेस्ट के लिए ये एटॉमिक रेडियस भी है ना इंक्लूडेड है? बेटा ये मुझे नहीं पता है, ये आप एक बार ब्रांच में पूछेगा। ओके सर।
कोवेलेंट रेडियस वाला पार्ट कॉपी हो गया था ना? यस सर। देखिए उसके आगे जो लिखा है मैंने वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक का मतलब समझते हैं हम लोग? सर दो अलग एलिमेंट के। हाँ, जैसे आप HCl ले लीजिए, ठीक है, ये भी कोवेलेंट है लेकिन हेट्रोएटॉमिक। तो इसकी रेडियाई अगर कभी मॉलिक्यूल की निकालनी है तो Da/2 प्लस Dv/2 माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। Da और Dv जो है बॉन्ड लेंथ है, मतलब आप जैसे डायमीटर बोल रहे थे, ठीक है, और डेल्टा एक्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो आपको Da का वैल्यू गिवन है, आपको Dv का वैल्यू गिवन है, डेल्टा एक्स गिवन है, आप कैलकुलेट करके रेडियाई ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हो। समझ में आया बात? यस सर। हाँ सर। हम्म, ठीक है। देखिए जरा, van der Waal radii, it is defined as half of the distance between two nearest successive nuclei of covalently bonded molecules। अब डेफिनेशन में ध्यान दें तो प्रीवियस डेफिनेशन में यहाँ पर एटम्स होते थे, अब की मॉलिक्यूल्स है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में, इन दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस का हाफ। तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए मैंने वही लिखा है, van der Waal radii is half of the inter nuclear distance d।
समझ आ रहा है? इस तरीके से कोवेलेंट रेडियाई सिर्फ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के लिए थी। इसी तरीके से ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के साथ साथ इनर्ट गैस एटम्स के लिए भी होती है। सर फिगर एक और बार समझा सकते हो? क्या चीज? फिगर फिगर। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जबकि हमने पीछे वाले में केवल दो एटम्स के बॉन्डेड के बीच की बात करी थी। ये दो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं मैंने, ये देखिए, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस। ओके सर, सो दो मॉलिक्यूल के दूसरे एटम का भी न्यूक्लियस है ना, वो कंसिडर नहीं करना? नहीं नहीं, उसको नहीं करना है। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख करके आप बता सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई और वैन डर वाल रेडियाई में बड़ा कौन सा है? क्यों भाई? याद रखिएगा, वैन डर वाल रेडियाई सबसे बड़ी होती है। इट इज अप्रॉक्स 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई, अप्रॉक्स 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई।
कॉपी हो गया ये? यस सर। ठीक है। सर हाँ जी। सर वो कोवैलेंट रेडियस में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता तो? होमो एटॉमिक होता तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 0 हो जाता। ओके ओके वो अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो अपने को समझेगा। अभी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर इसके बाद एप्लीकेशन आएगा। ओके सर। देखिए जरा, मेटालिक रेडियाई और क्रिस्टल रेडियाई, इट डिफाइन एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two successive nuclei of closed packed metallic atom in a crystal field lattice। यानी क्रिस्टल फील्ड लैटिस में जो मेटल के एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, यानी कि ये से डी बोल रहे हैं, हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियाई। तो ये कहां पर एप्लीकेबल है? सिर्फ मेटल्स के लिए। करी नोट। सर क्रिस्टल फील्ड लैटिस का क्या मतलब? एक फिक्स ज्योमेट्री को बोलते हैं बेटा, ये सारे टर्म हम लोग बाद में ही आने वाले हैं। एक फिक्स ज्योमेट्री, आप देख रहे हो दोनों सर्किल को मैंने टच करके बनाया हुआ है। एक फिक्स ज्योमेट्री होती है इनकी किसी मेटल्स के लिए, जैसे कॉपर का है या आयरन का है, तो एकदम फिक्स होगी ज्योमेट्री। ओके सर।
Sir, what have you written there? A crystal field. क्या बोल रहे हैं आप? सर वो क्रिस्टल फील्ड के बाद क्या लिखा आपने? वो मेटालिक क्रिस्टल रेडिएशन है। क्रिस्टल फील्ड लेटाइस। Okay. देखिए, इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट आयंस, आउटर मोस्ट शेल ऑफ आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड। किसी आयनिक कंपाउंड में, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट आयन तक, शेल तक की डिस्टेंस, इसे हम आयनिक रेडियाई बोलते हैं। अब हमें मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, तो आर सी प्लस आर ए यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, इसका सम करेंगे तो हमें इस कंपाउंड की रेडियाई पता चल जाएगी। कर लीजिए। So R ionic radii है ना? क्या चीज? R ionic radii है ना सर? हाँ, और RC कैटायन। radius of cation, RA radius of anion. हाँ।
कॉपी हो गया ना ये? हाँ सर। यस। चलिए अभी फैक्टर्स लिखते हैं। आप ये फैक्टर्स लिख लीजिए, फिर इनके एप्लीकेशंस में बताता हूँ कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा उस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे। फैक्टर्स में ए आर का मतलब एटॉमिक रेडियाई है। एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एस ई स्क्रीनिंग इफेक्ट है। ई एन सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। सीवीआर तो पता है आपको, कोवेलेंट रेडियाई, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएनसी और जेड इफेक्टिव। इन सबको हम आपको डिटेल में बताएंगे, कर लीजिए आप।
हो गया है ना कॉपी ये सब? हाँ सर। चलिए जरा एप्लीकेशंस देखते हैं इनके। सर डाउन द ग्रुप। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। डाउन द ग्रुप अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज होगा। इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड नंबर ऑफ शेल्स। दूसरा चीज अब यहाँ पे देखिए जरा, आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है? हाँ सर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दिख रहा है आपको लिथियम का? 2। इसका 5, इसका 6, इसका 4, इसका 3। आपको डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसमें से सबसे बड़ा कौन। तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के बता सकते हैं। यस सर। हाँ सर। समझ में आया लॉजिक आपको? हाँ सर। यस। हमने कौन कौन से फैक्टर यूज कर लिए जरा चेक करिए, टोटल कितने फैक्टर्स हमने यूज किए हैं इस यहाँ पे? 3 फैक्टर यूज किया अभी तक। 3 फैक्टर हमने यूज कर लिए हैं। कॉपी बाद में करिएगा प्लीज, जरा समझ लीजिए। अब अगर हमने अभी जो देखा था वो डाउन द ग्रुप देखा था। नाउ अक्रॉस द पीरियड। हम जो भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं वो हमारा सीक्वेंस एस और पी के लिए होता है, ये बात याद रखिएगा। हम डी ब्लॉक को सेपरेटली स्टडी करते हैं। सर एफ के लिए? सब सेपरेट हो जाते हैं, वो एस और पी केवल साथ में होते हैं। ओके सर। अब देखिए यहाँ लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं इसे। आप बताइए जरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है अक्रॉस द पीरियड? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। तो अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बैलेंस सेल के लिए बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि एक्सपेंड करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। 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 तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है? डिक्रीजेस। रीजन क्या देंगे? ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आप देखो मेरा एरो फ्लोरीन पे रुक गया। क्यों? क्योंकि जीरो ग्रुप एलिमेंट शोज ओनली कौन सा रेडियाई? वंडरवॉल। अंडरवॉल में। वंडरवॉल। और वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? सबसे बड़ी। तो यहाँ तक तो साइज डिक्रीज किया और उसके बाद क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये वेरिएशन इतना ज्यादा होता है कि जीरो ग्रुप एक्चुअली इतना बड़ा हो जाता है कि उसे हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। सीक्वेंस समझ में आया आपको? हाँ सर। तो जनरली क्या है कि हम 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जीरो बोलते हैं, बट अगर ऑर्डर में अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7। इज इट? यस सर। करिए सर कॉपी। हाँ। सर ये चैप्टर में 10th में था तो उस बुक में लिखा था कि नियॉन इज लार्जर बट नॉट लार्जर देन द एल्केनी मेटल। अब ये 10th वाली बुक छोड़ करके जो है ना 12th वाली बुक में देखोगे तो अलग मिलेगा। 10th वाला छोड़ दो आप। ठीक है सर।
सर हाँ क्या बोल रहे हैं? सर वंडरवॉल रेडियस और एटॉमिक आयोनिक रेडियस में क्या रिलेशनशिप है? आयनिक रेडियाई आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और वेंडर वॉल रेडियाई सिर्फ और सिर्फ जीरो ग्रुप और कोवेलेंट बनाते हैं। नहीं सर, आपने दिया था कि वंडरवॉल रेडियस इक्वल टू 2 × CVR, तो वो वैसे वो कोवेलेंट रेडियाई के साथ कंपैरिजन बताया कि वो इतना बड़ा होता है कि नॉर्मल कोवेलेंट से तो 2 टाइम्स हो जाता है। सर और फिर आयनिक के साथ, आयनिक से कितना बड़ा होता है? आयनिक के साथ हम रिलेट नहीं करते, लेकिन सबसे पूरी केमिस्ट्री में वो सबसे बड़ा होता है। और ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ना हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली, वो तो डिपेंड करता है एटम कौन सा है। बस तो आप लार्जर याद रखिए। 2 टाइम्स भी वहां लिखा है तो देखो अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम, वो तो एक क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने लिख दिया कि अप्रोक्स 2 टाइम्स। ओके सर। सर तो अक्रॉस द ग्रुप के लिए हम एक ही फैक्टर यूज कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सर तो अक्रॉस द पीरियड के लिए हम एक ही फैक्टर यूज कर रहे हैं अभी तक। हाँ आप बताइए और कौन सा फैक्टर यूज कर सकते हैं। सब में नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, अगर शेल सेम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम हो गया, क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो फिर बचा क्या? हाँ सर। हमारा जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ से बनता है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। डाउन द ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेस और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, बट ये डिक्रीज हमको कहाँ से कहाँ बताना है? 0 to 7 है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ऐसा करके एक बना दीजिए पॉइंट, बस आगे से सिर्फ इसको ही रेफर करके हम आंसर दे देंगे। क्लियर है ये पार्ट? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए जरा कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो हम बता रहे हैं इसको आपको जो फर्स्ट 10 पेजेस शॉर्टकट वाले बोले थे ना वहां भी लिखना होगा। कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कितने तरीके के होते हैं। सिंगल,
डबल एंड ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अब देखिए ये भी वेरी करती है, हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं केवल। सिंगल बॉन्ड में 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड में 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड में 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है तो हम रेडियाई क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है। अब जरा फैक्टर नंबर डी पढ़ के बताइए। डी ई, ई फैक्टर क्या लिखा था, पढ़ के बताइए। PVR is inversely proportional to multiplicity of bonds. मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, कम की ज्यादा? कम। कम होगी। लॉजिक क्लियर है? सर पर कैलकुलेशन कैसे किया आपने? क्या चीज? कैलकुलेशन? कैलकुलेशन समझा नहीं मैं। नहीं सर, आपने 1.54 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये बेटा सब एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है जिससे हम एटम को देख पाते हैं और मेजरमेंट कर पाते हैं। वो सब हम लोग एक्सपेरिमेंट तो करने वाले नहीं है, हम तो सिर्फ कंपेयर करने वाले हैं। ओके सर। एग्जाम्पल एक दिया आपको, आपको याद आ रहा हो ऑर्गेनिक में इथेन, इथीन, इथाइन पढ़ा होगा आपने 10th में। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? इथेन। समझा ना? हाँ सर। करिए नोट डाउन। इसको मैं बोला था स्टार मार्क किया है, फर्स्ट पेज पे भी लिखिए। सर अगर हेट्रोजीनियस एटम्स होंगे तो भी सेम रहेगा ना? क्या बोल रहे हैं? सर हेट्रोजीनियस एटम्स के लिए भी सेम रहेगा ना? हाँ, हमने बॉन्ड्स को काउंट करके आपको ये बता दिया कि आप बॉन्ड्स को देख करके बता सकते हैं। होमो और हेट्रो मैटर नहीं करेगा, आपको केवल बॉन्ड्स के काउंट देखने हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। ओके सर।
कॉपी हो गया? यस सर। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर बचा है? आयनिक रेडिया इनवर्सली 1/h। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्टर है ये। आपको मैंने बताया आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब देखिए जरा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम E से लिख रहे हैं। तो आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E है। इससे हमको साइज का सीक्वेंस पता चलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए। 7। 7। ऑक्सीजन का? 8। 8। दो मैंने तो लिख दिए, सही है। हाँ सर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ नाइट्रोजन में कितने हैं? 10। 10। ऑक्सीजन में? 10। 10। सब पे 10 रहेगा। चलो अब आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E यानी E/Z लिखते हैं हम इसे। हाँ सर। 10/7, 10/8, 10/9, 10/13। बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? नाइट्रेट आयन। समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रीजन ये है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत है और आपको एटॉमिक नंबर अगर नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही बात? हाँ सर। अब इस पे Yes। देखिए, हम कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। अब देखिए, इससे जुड़े हुए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और दे रहा हूँ। तो जरा ट्राई करिए आप लोग। कॉपी करिए और उनको ट्राई करिए, अरेंज करना है आपको।
हो गया सॉल्व? क्या निकाला आंसर आपने? तो पहले वाले के लिए 2+4+ से ज्यादा होगा। देखिए, आयनिक रेडिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। ये शॉर्टकट है, आप इसे अप्लाई करिए, सब जगह लगेगा। जैसे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना छोटा, यानी कि ये आंसर करेक्ट था क्या? हाँ ये सर। शॉर्टकट यूज करने का बेनिफिट ये है हमको कि हमें एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है तो भी हमारा आंसर राइट आ रहा है। ठीक है, इवन यहाँ भी जो क्वेश्चन हमने n-3 O-2 वाला दिया है उस पर भी आपकी ट्रिक एप्लीकेबल है। इज इट क्लियर? यस सर। करिए नोट डाउन। हो गया कॉपी? यस सर। ठीक है, देखिए हमने अभी तक जो भी सीक्वेंस पढ़ा है वो एस और पी ब्लॉक के लिए पढ़ा है, जहां पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एकदम यूनिवर्सली सब जगह एडजस्ट होता है। अब हम आपको वो बच्ची बताने वाले हैं जो एक्सेप्शन है, यानी सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो नहीं करता। ये आपका ग्रुप 3A और 13th है। एक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 1s2, 2s2, 2p1। हम इसको एल्युमिनियम के लिए भी लिखेंगे तो 3p1 पे एंड होगा, गैलियम पे लिखेंगे तो 4p1 पे एंड होगा। पर यहाँ एक बात जो नोटिस करने वाली है कि गैलियम के कॉन्फ़िगरेशन में बीच में 3d10 भी आने वाला है। आप इंडियम के लिए भी लिख लीजिए, आप थैलियम के लिए भी लिख लीजिए। अब जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम ऑर्डर जो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि बोरॉन सबसे छोटा होगा और थैलियम सबसे बड़ा होगा, वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है इन केस ऑफ गैलियम। अब गैलियम और एल्युमिनियम में आप देख रहे हैं ऑर्डर उल्टा दिख रहा है आपको। क्या रीजन है, क्यों गड़बड़ हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 electron is unable to compensate increased effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम, अब आपको लग रहा होगा ये क्या पॉइंट है, तो आपको याद आ रहा होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था
तो उसका सीक्वेंस ये होता है। डी के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? हाँ सर। तो हाँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से क्या होता है, ईएनसी हो जाता है ज्यादा, और ईएनसी ज्यादा होता है तो आपको पता है साइज छोटा हो जाता है। पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, हम इसे ऑलमोस्ट सेम भी बोलते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दीजिए, ऑलमोस्ट सेम भी बोला जाता है इसे। करिए कॉपी। सर अब बोरॉन और गैलियम के रेडियस में क्या कंपैरिजन है? क्या बोल रहे हैं? सर बोरॉन और गैलियम के रेडियस में क्या कंपैरिजन है? वो बिल्कुल सेम। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एल्युमिनियम और गैलियम ऑलमोस्ट सेम है। आपको सीक्वेंस अरेंज करना है, बोरॉन लीस्ट होगा, सेकंड पे गैलियम होगा, फिर एल्युमिनियम होगा। ओके सर। मैं आपको चाहिए तो मैं वो एरो ही लगा देता ना, ये लो ऐसे, ये ऐसा हो गया है अब। ठीक है ना? हाँ सर। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, पूछा जाए तभी आपको बोलना है, वरना जनरली वो कंसीडरेबल भी नहीं, इतना कम होता है वो। मैंने आप लोगों को मॉड्यूल भेजा है, आप लोगों ने मॉड्यूल देखा कि नहीं देखा? देखा सर। है ना? सर देखा। हाँ, तो जितना जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना, आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करते रहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी नहीं, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ही होगी, तो आप उसको प्लीज पैरेलली सॉल्व करते रहिए, उसमें डिले मत करिए। हमने अभी जो भी किया है एस और पी ब्लॉक का कर लिया है, इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। सो सर मार्क करके दे देंगे क्या क्या सॉल्व करना है? क्या चीज बेटा मार्क करके? मतलब आपने जैसे मोल कॉन्सेप्ट में बोला था यहाँ से वहां तक करना है क्वेश्चन। नहीं नहीं, यहाँ इसमें तो आपको सब टॉपिक मेंशन होगा। जैसे मान लीजिए हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ लिया, या हमने एटॉमिक रेडियाई पढ़ लिया, तो आपको एटॉमिक रेडियाई करना है। क्यों, इसमें कैटेगराइज नहीं है क्या क्वेश्चन? आपने देखे हैं? क्योंकि कैटेगराइज। है सर, स्प्लिट है। प्रॉपर कैटेगराइज है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको। और ज्यादा क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि एटॉमिक रेडियाई पे कोई बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है, थोड़ा ही मिलेगा। ओके अब सर। देखिए, हाँ, हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक को इंट्रोड्यूस तो करते हैं, पर डी ब्लॉक की बहुत डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पे नहीं है हमारी।
डी ब्लॉक की स्टडी हम डी ब्लॉक के चैप्टर में ही करते हैं, राइट। हमने जो बेसिकली जो चीजें देखी हैं फैक्टर्स में, मैं यहाँ पर रिकॉल करा था। एटॉमिक रेडियाई के दो मेजर फैक्टर्स हमने देखे, एक था स्क्रीनिंग इफेक्ट और एक है ईएनसी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, फॉर इंक्रीज इन साइज, और ईएनसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन साइज। तो इनके कंबाइन इफेक्ट को हम डी ब्लॉक में देखते हैं। देखिए जरा, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक साइज डिक्रीज करता है, इसका मतलब क्या डोमिनेट कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बोलिए। रिपीट कर सकते हैं? साइज डिक्रीज किया तो ईएनसी डोमिनेटिंग ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इज हाँ, इट? यस सर। अगर इंक्रीज किया तो स्क्रीन इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर ईएनसी। अगर ऑलमोस्ट सेम हुआ तो दोनों डोमिनेट नहीं करता, मतलब सेम रहता। मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, समझा? हाँ सर। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एक टर्म केमिस्ट्री में अलग से यूज किया जाता है, दैट टर्म इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, समझे? तो जब कभी भी आपको बोला जाए कि साइज सेम हो गया है तो उसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट इक्वल हो गया है ईएनसी के, या फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। बात समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि डी ब्लॉक में हुआ है इसलिए हम इसे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एफ ब्लॉक में होगा तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ लिखिए। आयनिक रेडियाई जो है वो रेगुलरली डिक्रीज करती है, तो अगर रेगुलर डिक्रीज कर रही तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ आया भाई? सर ये वापस समझ सकते हो सर, वो Mn2+ और वो वाला? मैंने बोला आयनिक रेडियाई रेगुलर डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, रेगुलर ऑर्डर। ओके सर।
या कॉपी? हाँ सर। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। आप लोग मॉड्यूल ट्राई करिए। हाँ सर। ठीक है गाइस, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू चलिए सर। बाय बाय।